ये क्यों याद करने के लिए लायक है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, इक्वल्स टू ए इनवर्स का डैश, और यही तो हमको बोल रहा था कि प्रूफ कीजिए। सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट 5 या 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 मतलब 1, ये भी बड़ा सिंपल था। चैप्टर मैट्रिक्स है बट बोला नहीं है, तो बोला नहीं है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यूज। और ऐसे भी ये एमसीक्यू फॉर्मेट है, तो पूछा नहीं जाएगा किस मेथड से किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट इन सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपके सामने आए हैं डिटरमिनेंट्स के लेक्चर सेकंड के साथ। यस, यू हर्ड इट राइट। हमने डिटरमिनेंट्स का ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कर लिया है, और उस फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था? तो उस फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज कट चुकी थी, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे अभी हम आने वाले थे, थोड़ा बहुत जाना था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी हमने जानने के बाद उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, माइनस एंड कोफैक्टर्स हम जान गए थे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कर ली, बस दो चीजें हमने छोड़ी थी पिछले सेशन में, और वो दो चीजें क्या हैं? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लेट मी टेल यू, इन दोनों से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में। जो स्टार्टिंग का पार्ट है उससे 1-2 नंबर के सवाल आएंगे, बट इससे बोर्ड में 3, 4, 5 नंबर वाले सारे आते हैं, तो इसलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए इन दोनों को जानना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस सेशन का पूरा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेशन के बाद जो असाइनमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इवन सेशन का शेड्यूल भी आपको यहाँ मिलता रहता है। तो अगर आपने इसको अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? चलिए जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज हम बात करने वाले हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे याद रखा जाए, क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। देखो, सिंगुलर का मतलब समझते ही होगे, सिंगुलर का मतलब समझते होगा ना, सिंगल से ही तो बनता है सिंगुलर। सिंगल मतलब समझ ही रहे हो, सिंगल लोगों के जीवन का क्या दुख है। तो जो सिंगल है, दुखी है, तो जीवन में सिंगल है मतलब क्या? जीवन में कोई और नहीं है। तो अगर जीवन में कोई और नहीं है मतलब जीवन शून्य की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बस ऐसे ही याद रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। क्या बोला? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट किया जाए तो वैल्यू 0 आएगा। और इसको याद कैसे रखना है? सिंगुलर का मतलब सिंगल मतलब शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं ना, कोई और है कहां जीवन में? कोई नहीं है। और नॉन सिंगुलर मतलब, देखो शिक्षा की बातें हैं तो ऐसा कह नहीं सकते ये कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसलिए हमने ऐसे नाम दिया नॉन सिंगुलर, मतलब कोई तो है इसके जीवन में, और कोई तो है इसके जीवन में मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो एनी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखोगे हमेशा, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, तो अब इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में क्या लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अगर सिंगुलर है मतलब इसका जीवन शून्य की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर शून्य की तरफ बढ़ रहा है मतलब इक्वल्स टू 0 करो, और इक्वल्स टू 0 करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा, आ जाओ। तो डिटरमिनेंट निकालना है इसका, यही करना है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसे ही रहना है। तो अब 2 इंटू -3 -6 और +2, -6 + 2 कितना होता है? -4। -4 में 1 मल्टीप्लाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस ऑफ -1, क्योंकि इसके साथ माइनस लेते हैं, ऐसे काटेंगे ऐसे काटेंगे। तो -2 इंटू -3 6 और -8 का माइनस, क्योंकि -8 आएगा और उसको माइनस करेंगे तो 6 - ऑफ -8 +8, 6 + 8 कितना होता है? 14। और फिर आएगा प्लस में x, और x आएगा तो -2 और -8, -2 -8 -10 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इक्वल्स टू 0 करते हैं। इक्वल्स टू 0 जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ है -4 माइनस +1 1 और 14, तो +14 और -10x इक्वल्स टू 0। तो 10x को उधर भी दो, 14 - 4 10 इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। बल्ले बल्ले, सिंपल था सिंपल। तो हेंस वी हैव गॉट दिस आंसर। क्लियर है? समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हेंस x की वैल्यू 1 आ गई। अब अगला, अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। तो देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के पहले जो मैंने आपको पढ़ाया सिंगुलर नॉन सिंगुलर, क्यों बताना जरूरी था, ध्यान से समझिए।
बिकॉज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ये होता है कि ए इनवर्स जो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, अपॉन। अब ये जो ए इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिधर जिसमें इक्वल्स टू आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है, तो डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो हो मतलब सब कुछ अनडिफाइंड। तो हेंस यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो नहीं होना जरूरी है, क्योंकि अगर हो गया तो खत्म, मामला खराब। तो बेसिकली ये ऐसा घर है जहां पे बैचलर्स को रूम किराए पे नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? समझ गए होगे, बोलने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए ये बताना जरूरी था कि बैचलर्स और फैमिली वालों के साथ क्या डिफरेंस है। जो बैचलर है अकेला है तो शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है मतलब यहां पे भैया आपको कमरा नहीं मिल सकता, ठीक है? तो यहां पे सिर्फ फैमिली वालों के लिए अलाउड है। और अगर ये समझ गए तो अब तुम समझ जाओगे कि ए इनवर्स निकलता कैसे है। तो चलिए ए इनवर्स की बात करते हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए पिछले सेशन में ही बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स ए हो 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स 1 2 3 4 का सबसे पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका डैश कर दो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? अगर इसका मान लो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो यहां आ जाएगा 4, यहां 1 और यहां पे रह जाएगा 2 का इधर आ जाएगा -2 के साथ, 3 इधर चला जाएगा -3 के साथ। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए। और अब इसका डैश निकाल दो, डैश निकालोगे तो -2 उधर, -3 इधर, 4 और 1 तो एज इट इज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा यहां से? एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा भैया यहां पे 4, यहां पे 1 और 2 -2 के साथ, 3 -3 के साथ। बन गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल गया। अब आपको इसको डिवाइड करना है किसके साथ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो आपका इनवर्स ऑफ ए निकलेगा। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। 2 क्रॉस 2 में तो आसानी से हो गया। अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो आपको पता ही है, बताया था कोफैक्टर कैसे निकलता है। एक को काटो, फिर नीचे जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालो, उसकी वैल्यू डालो, फिर उसका कोफैक्टर निकाल के बाद में ट्रांसपोज करो। थोड़ा लंबा होता है बट वो तरीका है। चलिए जी, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर जीरो ना हो, इसीलिए इसका नॉन सिंगुलर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पढ़ा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स तभी निकल सकता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकल सकता है जब वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। सेम बात है। चलिए एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं। सवाल कहता है कि ए दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए डैश का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ए डैश का इनवर्स क्या होगा। तो डैश तो बड़ा सिंपल है। डैश का मतलब क्या कि ये जो रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में, मतलब ये जो कॉलम में लिखा हुआ है रो में डाल दीजिए, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो, तो डैश हो गया। लेकिन अब उसका इनवर्स निकालना है तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए का डैश निकाल ले रहे हैं। तो ये 1 0 -2, फिर ये 2 -2 -1 2 और फिर है 3 4 1 3 4 1। क्लियर है? ये हो गया आपका ए डैश। सही है। अब जैसे ही हमारे पास ए डैश आ गया, ए डैश आने के बाद अब अपने को इसका इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, सबसे पहले तो भैया कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ ए डैश। कोफैक्टर के लिए ये 1 काटा तो -1 -8 -1 -8 -9। जीरो को हटाओ, तो जीरो को हटाओगे तो यहां से -2 और -6 -8, बट यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर इसको हटाओ तो -8 और +3, -8 +3 -5, तो ये हो गया -5। फिर उसके बाद इसको हटाओ, इसको हटाओगे तो 0 और 8 प्लस, तो ये 0 और प्लस का 8, और यहाँ पे लेकिन पोजीशन माइनस है तो -8 आ जाएगा। उसके बाद इसको हटाते हैं तो ये हो गया 0 और ये हो गया -2 तो ये माइनस का ही रह जाएगा क्योंकि ये पोजीशन प्लस है। अब बीच वाला हटाते हैं, बीच वाला हटाएंगे तो 1 और +6, 1 + 6 7 और ये पोजीशन प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो प्लस पोजीशन है तो सेम रह जाएगा। अपन क्या निकाले थे भूल गया, 1 और 6 7, हाँ 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नीचे वाला पोजीशन ऐसा ऐसा माइनस किए तो ये हो गया 2 और -4, 2 और -4 -2 और ये पोजीशन भी माइनस है
तो प्लस का 2। अब ये बाजू वाला प्लस के बाद इधर माइनस आएगा, चलो काटें ऐसे, तो ये हो गया 4 और ये खत्म, तो 4 है और ये पोजीशन माइनस प्लस माइनस -4 हो जाएगा। अब आखिरी वाला पोजीशन बच रहा है, आखिरी वाला पोजीशन काटो, -1 और ये खत्म -1 और आखिरी वाला पोजीशन प्लस का है तो -1। ये हो गया बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर। अब कोफैक्टर ऑफ ए आ गया, अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ ए जैसे ही आ जाता है तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे, जो भी रो कॉलम में लिखा है उसको रो में लिख दो, तो -9 -8 -2, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए -9 -8 -2, रो में लिख दिया। 8 7 2 -5 4 1, 8 7 2 -5 -4 -1, -5 -4 -1, ये लिख दिया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को किसके साथ डिवाइड करना है, तो आपको पता ही है, जिसका भी इनवर्स निकालते हैं इसी का डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, तो ए डैश ये है ए डैश, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो दिस एम्प्लॉइज यहीं पे लिख दे रहे हैं ए डैश का डिटर्मिनेंट। अब ए डैश का डिटर्मिनेंट, तो ये -1 और -8 -9, तो ये हो गया -9। 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई कुछ निकलेगा नहीं। तीसरा -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो -2 मल्टीप्लाइड विथ, काटो, -8 और +3, -8 +3 -5, तो -5। ठीक है, तो -9 -2 इंटू -5 कितना हो गया, +10, तो ये हो गया -9 + 10, आंसर 1। तो जैसे ही 1 आया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ रहा है, और हेंस इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया। अब ए डैश का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए डैश का एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डैश का डिटर्मिनेंट। अब ए डैश का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश जो होगा वही सेम एज इट इज ए इनवर्स बन गया। तो हेंस हमारा ये आंसर आ गया। अब यहां पे देखो, जनरली जो किताबों में सोल्यूशन रहता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ए डैश का डिटर्मिनेंट, कि ए डैश का डिटर्मिनेंट कहीं 0 तो नहीं आ रहा। तो आपको भी करना एग्जामिनेशन में ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है 0 नहीं होगा, बट तरीका, एग्जामिनेशन का तरीका ऐसा ही होता है कि आपको जो भी डिटर्मिनेंट दिया, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, वो 0 के इक्वल नहीं है तभी आगे बढ़िए। अगर 0 के इक्वल है तो यही आंसर हो जाएगा, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 आ गया, पॉसिबल था, हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया -9 -8 -2, 8 7 2 -5 -4 1। चलिए देखें जरा, -9 -8 -2, 8 7 2 5 -5 -4 -1। समझ गए। तो और इसी तरीके से सवाल आते भी हैं एग्जामिनेशन में। बढ़े आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब अगला सवाल कहता है प्रूफ कीजिए ए इनवर्स का डैश इक्वल है ए डैश के इनवर्स के, वेयर ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब ये वाली बात क्यों लिखी गई है, ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। और इनवर्स निकालना पॉसिबल है का क्या मतलब, इसका ये मतलब कि इसका जब आप डिटर्मिनेंट कीजिएगा तो वो 0 के बराबर नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बेसिकली। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, देखो अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट 0 है तो आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डैश का डिटर्मिनेंट, दोनों बराबर होते हैं। डैश का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वैल्यू सेम है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। दोनों को बराबर लिख के इसको नॉट इक्वल टू दिखाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है दिस एम्प्लॉइज ए डैश इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, मतलब ये भी सिंगल नहीं है। समझ पाए क्या, चलिए अच्छी बात है, ये भी नॉन सिंगुलर है। अब अगर ये भी नॉन सिंगुलर है तो अब अपने को ये वाली चीज प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखो, आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। जाहिर सी बात है किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, 1 ही आएगा। 2 को 1/2, 2 को 2 के इनवर्स के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये ऐसे लिखें तो भी आइडेंटिटी आता है, और इसका उल्टा ए इनवर्स इंटू ए लिखें तो भी आइडेंटिटी आता है। तो इसीलिए याद करने योग्य प्रॉपर्टी है क्या, कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये क्यों याद करने के लिए लायक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, बट यहां पे ऐसा कुछ हुआ है। क्लियर है।
अब जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी लिखते हैं, अब आपको एक चीज करनी है यहाँ पे, टेकिंग डैश बोथ साइड, मतलब टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो जब दोनों सारे तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा होगा, ए इनवर्स इंटू ए, इस पे भी ट्रांसपोज लिया, ए इंटू ए इनवर्स, इस पे भी ट्रांसपोज लिया, और आई पे भी ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज जब भी दो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों को पलट देता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने ये पढ़ाया था कि ए बी पे डैश अगर करेंगे तो ये बी डैश इंटू ए डैश की तरह खुलता है। क्लियर? तो यहां पे भी वही होगा, ए पे डैश आएगा बट वो पहले लिख दिया जाएगा, फिर ए इनवर्स पे डैश आएगा और वो बाद में। ये बराबर होगा, जब इस पे डैश करेंगे तो ए इनवर्स पे डैश कीजिए, ए इनवर्स पे डैश कीजिए और ए पे डैश कीजिए, और आई पे डैश करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तक सारे बात समझ गए। अब ध्यान से देखो यार कि देखो ए डैश इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का डैश, और ये दोनों के दोनों जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आ रहे हैं। मतलब अच्छा, इंडिविजुअली अगर इनको इक्वल कर दे तो वो भी होगा, है ना, क्योंकि अगर इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल किया जाएगा तो भी सेम आंसर आना चाहिए। हाँ बेटा, तो देखो इसमें अब करना क्या है कि यहां पे देखो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई है, इसका मतलब ए का इनवर्स ये है। ठीक है, अब यहां पे ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश, हाँ, ये इज इक्वल्स टू आई आ रहा है। मतलब एक बात पक्की है कि ए डैश का जो इनवर्स है वो यही है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है। करेक्ट? तो ए डैश का इनवर्स, ए डैश का जो इनवर्स है वो कौन है? वो ये है, ए इनवर्स का डैश, यही है ना, ये इसका इनवर्स है, तो ये इसका इनवर्स मतलब इक्वल्स टू ए इनवर्स का डैश। और यही तो हमको बोल रहा था कि प्रूफ कीजिए, बोल रहा था ना कि ए इनवर्स का डैश इक्वल्स टू ए डैश का इनवर्स, ए डैश का इनवर्स। हो गया प्रूफ। तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ था, कुछ नहीं करना था आपको। क्या करना था, ये ओरिजिनल फॉर्मूला लिखना था जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और इसी में दोनों साइड पे ट्रांसपोज लगा देना था। ट्रांसपोज लगा के जो आपके पास आया उसको पहले इक्वेशन से इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर सामने है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि ए थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो देन ए थीटा का इनवर्स क्या होगा? ठीक है, अच्छी बात है। तो ए थीटा का इनवर्स कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो ए थीटा का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए थीटा चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट। एडजॉइंट में होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होता है, तो चलो पहले एडजॉइंट के पहले कोफैक्टर निकाल देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। तो यहां पे लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए थीटा। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये वाला यहां जाएगा तो कॉस थीटा ही बचेगा, यहां पे भी कॉस थीटा ही बचेगा, ये वाली चीज माइनस के साथ नीचे आ जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। हाँ, ये इधर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस के साथ ऊपर जाएगा तो साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो सेम ही रह गया, ये माइनस नहीं है प्लस ही है। ठीक है, अब कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकालने के लिए इसमें ट्रांसपोज करते हैं, तो अब यहां पे लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहां हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक बात। अब ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए थीटा जो होता है, इस एडजॉइंट ऑफ ए थीटा में हमें डिवाइड क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर मतलब प्लस साइन स्क्वायर। तो इसका डिटरमिनेंट तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए थीटा का जो डिटरमिनेंट है वो 1 है, क्योंकि वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए थीटा डिवाइड जो करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा वो 1 आएगा, तो हेंस यही वाली वैल्यू है ए थीटा का इनवर्स, ए थीटा का इनवर्स। ये बात पक्की है। तो अच्छा, हमारे पास ए थीटा का इनवर्स आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, ए थीटा का इनवर्स आया, यही निकालना था, बट ऑप्शंस अलग दिए हैं। कह रहा है कि ये इक्वल टू ए थीटा होगा, तो मेरे को दिख रहा है ये कॉस थीटा ये सेम है, बट यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन है, उल्टा यहाँ हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये सेम तो नहीं है। माइनस अगर लगाएंगे तो चारों में माइनस आ जाएगा, वो भी नहीं है। ए ऑफ माइनस थीटा ये हो सकता है, देखो कैसे, जब तुम माइनस थीटा डालोगे तो कॉस में तो फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बनाता है, हाँ बनाया, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा बनाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, हाँ हो गया, बहुत सही, बिल्कुल बल्ले बल्ले। तो हेंस आंसर बिकम्स ए ऑफ माइनस थीटा। क्लियर है? तो आंसर आ गया आपका ए ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगला सवाल कहता है इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड a इनवर्स इक्वल्स टू k टाइम्स a, तो k की वैल्यू 1/n होगी। अब देखो जरा ध्यान से, a इनवर्स जो होता है इसमें यहां पे तो एडजॉइंट ऑफ a रहता है जो कि एक मैट्रिक्स है, और डिवाइड में ये एक स्केलर क्वांटिटी रहता है, यही है ना डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये जो k है जो स्केलर क्वांटिटी है, ये हर हाल में डिटर्मिनेंट ऑफ a रहा होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये k डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा तो यही तभी स्केलर बन सकता है, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ a तो मैट्रिक्स है, वो a के बराबर यहां पे दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो हमें बस चेक करना है कि k की वैल्यू 1/9 आ रही है क्या, इसका डिटर्मिनेंट 1/9 मतलब डिटर्मिनेंट 9 आ रहा है क्या। तो 2 इंटू -2 -4 और 5 3 15 -15, -4 और -15 तो अपने को -19 दे रहा है, 9 तो नहीं दे रहा है, ये 9 आना चाहिए था, ये इसका मतलब ये गलत है। तो यार स्टेटमेंट ही यहां पे फॉल्स हो गया, a इनवर्स इक्वल्स टू, ये वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। जब पहला ही फॉल्स हो गया तो दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि दूसरा ट्रू है। a इनवर्स का डैश डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे डिटर्मिनेंट का इनवर्स कर दो, सेम बात है। तो हेंस हमारा आंसर क्या बन जाता है, असर्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? बिकॉज ये जो k की वैल्यू है वो 1 डिटर्मिनेंट a आनी चाहिए थी, मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 9 आनी चाहिए थी, हमारा आया -19, सही नहीं है। क्लियर? चलिए जी, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। और ध्यान दीजिएगा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, अगर किसी को डाउट हो तो आपको बता दूं, प्रॉपर्टी ये कहती है कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट कीजिए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a का इनवर्स कीजिए, बात बराबर है। तो ये जो इनवर्स है ना अंदर बाहर हो सकता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का इनवर्स मतलब 1/a डिटर्मिनेंट है, ये सेम चीज है, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है? देखो यार, ये लीनियर इक्वेशन ना तुम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल तुमने बचपन में ऐसे वाले सवाल बहुत सॉल्व किए हैं, 2x + 3y = 5 एंड x - y = या 2x - y = 1, ऐसा बहुत किया है। अब इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में भी लिखा जा सकता है। कैसे? मैट्रिक्स में ऐसा लिखा जा सकता है, मैं मैट्रिक्स बना दूंगा 2 2 3 -1, देखो इसके कोएफिशिएंट 2 2 3 -1 बना दिया, और एक्स वाई को मैं ऐसा लिख देता हूं, एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स बन गया 2x1 का, 2 रो है 1 कॉलम है, और इज इक्वल्स टू, यहां पे 5 और 1 आया है तो 5 और 1। तो इस फॉर्मेट में जब आप इक्वेशन को दिखाने लगे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, तो इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो यहां पे सारे कोएफिशिएंट्स को एक साथ एक्स वाई बार बार लिख रहे थे, वो एक बार हो गया और इधर सोल्यूशन आ गया। और ध्यान से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो पहले रो होता था फिर कॉलम, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 3y, देखो वही आ रहा है = 5, और फिर वैसे ही यहाँ पे 2x - y = 1, 2x - y = 1। तो बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखने का तरीका है। हाँ, हम पहले क्यों नहीं पढ़ते थे इसको, क्योंकि पहले हमारे पास जनरली जो इक्वेशंस आते थे वो 2x2 होते थे, और 2x2 तो ऐसे ही यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, फिर इतना माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दिक्कत तब आई जब हमारे पास 3x3 आने लगा, मतलब 3 इक्वेशंस 3 अननोन, x y z तीनों। फिर और दिक्कत तब बढ़ी जब 4x4 हो गया, 4 इक्वेशंस 4 अननोन। तो आगे बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स चीजें बढ़ गई, हेंस इसका सोल्यूशन निकाल जाना मुश्किल हो गया, और जब सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो गया तो फिर हमें मैट्रिक्स पे आना पड़ा। ठीक है, तो 2x2 में ज्यादा कठिन नहीं है, 3x3 ऑनवर्ड्स फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए इसी पे रिलेटेड कुछ चीजें भी ध्यान में रखनी जरूरी है। अब क्या ध्यान में, जैसे तुमको याद होगा यहां पे भी हम एक चीज पढ़ते थे क्लास 10th में, याद करो क्या, कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशंस होता था। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो नो सॉल्यूशन होता था, पैरेलल लाइंस। और अगर तीनों बराबर होते थे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे, कोइंसिडेंट लाइंस। अब वैसा ही कुछ सिनेरियो यहां पे भी बनता है 3x3 में, 2x2 में तो बन गया, 3x3 में भी वैसा ही बनता है। तो 3x3 में जब वैसा बनता है तो अब 3x3 में तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो तुमको भाई सॉल्व तो मैट्रिक्स से करना है, तो क्या मैट्रिक्स पे ऐसा कोई कंडीशन डाल सकते हैं, बिकॉज रेशियो तो यहां ले नहीं पाओगे, यहां पे तो भैया 2 था तो a1/a2 b1/b2 कर लिए, यहां पे क्या करोगे a1/a2/a3, नहीं कर सकते ना, तो यहां कुछ और तरीका लगाना पड़ता है। अब वो तरीका, वो कंडीशन सारे के सारे मैट्रिक्स पे लगते हैं।
मैट्रिक्स पे कैसे लिखते हैं ध्यान से समझो। अब देखो यार, इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसा लिखते हैं ax इक्वल्स टू बी, मतलब ये A मैट्रिक्स है जो हमारा कोएफिशिएंट वाला है, ये X मैट्रिक्स होता है वेरिएबल वाला एक्स वाई जेड, और B मैट्रिक्स हम लिखते हैं कांस्टेंट वाले को। हमने वही चीज यहां पे भी किया, ax इक्वल्स टू बी। ठीक, अब ax इक्वल्स टू बी लिखते ही हमारे तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। क्या सिचुएशन, ध्यान से समझो। सबसे पहला सिचुएशन हो सकता है कि हमारा भैया जो ये डिटर्मिनेंट a है, ये a है, जब इसका सोल्यूशन निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसका सोल्यूशन ऐसा होगा x इक्वल्स टू बी अपॉन ए। b अपॉन ए मतलब 1/a है, मतलब a इनवर्स होगा, तो ये होता भी ऐसा ही है, a इनवर्स इंटू बी। सॉरी, ये a इनवर्स इंटू बी नहीं, b इंटू a इनवर्स, उल्टा लिख दिया, b इंटू a इनवर्स, ये होता भी ऐसा ही है। अब अगर a इनवर्स है, इसका मतलब क्या, a इनवर्स है इसका मतलब b इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होगा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a होगा, ऐसा ही होगा। तो अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a, जैसे x क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर जीरो बन जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर जीरो हो जाए, सबसे पहले तो अगर जीरो नहीं हो, मान लेते हैं जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो मतलब भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, मतलब सब कुछ बढ़िया, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे भाई अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लॉइज सोल्यूशन तो होगा। अब कैसा सोल्यूशन होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए। अब जब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो एक बात तुरंत समझ में आती है कि अरे सर इसका मतलब सोल्यूशन होएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। क्यों? मान लो नीचे वाला जीरो हो गया और उसी वक्त ऊपर वाला भी जीरो हो जाए, तो जीरो बाई जीरो, तो इसका मतलब भाई इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। जीरो बाई जीरो इन्फाइनाइटली मेनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली ये ऐसा होगा कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो सही है, हाँ सही है। जीरो और एक्स की वैल्यू वन आ सकती है क्या? हाँ आ सकती है। तो जीरो इंटू वन इक्वल्स टू जीरो सही है, जीरो इंटू टू इक्वल्स टू जीरो सही है, जीरो इंटू थ्री इक्वल्स टू जीरो सही है। मतलब x उस टाइम पे कुछ भी हो जाएगा। तो इसीलिए जब a जीरो होता है तो दो सिचुएशन निकलते हैं। पहला कि अगर उसी टाइम पे आपका ऊपर वाला एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये जो है एडजॉइंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। एडजॉइंट ऑफ, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक, अब उस केस में न्यूमरेटर है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर न्यूमरेटर भी जीरो नहीं है और डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है, ये दोनों जीरो नहीं है, मतलब हर हाल में यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, एंड हैव नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन। नॉन जीरो क्योंकि भाई जीरो कहीं आया नहीं, नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही बात। अब दूसरा सिचुएशन की अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन उस टाइम पे ऊपर वाला जीरो हो गया, जैसे अभी हमने ये जो इधर बनाया ना, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, एक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बटा डिटर्मिनेंट ए, ऐसा है। अब अगर ऊपर वाला जीरो हो गया, नीचे वाला नहीं है, तो अगर ऊपर वाला जीरो हो गया, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन क्या? तीनों के तीनों बराबर, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जीरो। क्यों? क्योंकि भैया यही जीरो हो गया, राइट हैंड साइड जीरो हो गया, तो इधर क्या था? एक्स वाई जेड था ना, एक्स के जगह पे क्या था? एक्स वाई जेड, और अगर इधर जीरो आ गया मतलब जीरो जीरो जीरो, तो तीनों की वैल्यू कैसी हो गई? जीरो हो गई। हाँ ठीक है। अब तो ये दो सिचुएशन हो गए, कब के? जब आपका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट जीरो पे। तो जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा और उसी वक्त ऊपर वाला भी जीरो हो गया, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि भाई अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन होगा, एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चलेंगे वहां पे, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती। अब चौथा सिचुएशन कि अब अगर डिटर्मिनेंट a जीरो है और उस वक्त ऊपर वाला ना जीरो हो, तो यहां पे मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मान लो ऊपर वाला नॉन जीरो है, से फॉर एग्जांपल 2 और नीचे है जीरो, तो 2 बाई जीरो इनफाइनाइट, 3 बाई जीरो इनफाइनाइट। तो अगर ऊपर वाला नॉन जीरो और नीचे वाला जीरो, मतलब क्या कहते हैं, इस केस में सॉल्यूशंस ही नहीं होंगे, क्योंकि हर बार अनडिफाइंड हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशंस, तब नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन का, इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक सिचुएशन आया, कौन सा? जब डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो ना रहे। अदरवाइज हमेशा सॉल्यूशन रहेगा कंसिस्टेंट, ट्रिवियल सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, तो हर बार कंसिस्टेंट है। ये चार सिचुएशन आपको ध्यान में रखने हैं।
अगर ये 4 सिचुएशन आप ध्यान में रख सकते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म। और याद करने का तरीका क्या, बड़ा सिंपल बताता हूं दोबारा। याद करने का ये तरीका बेटा, एक है डिटर्मिनेंट ए और एक है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ठीक है, अब यहां पे 4 सिचुएशन बनेंगे। 4 सिचुएशन क्या, ये 0 है, ये भी 0 है, दोनों 0 है, इसका मतलब कोई टेंशन ही नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली, यहां पे लिख दे रहा हूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब मान लेते हैं ये 0 है बट ये 0 नहीं है, तो ऊपर वाला 0 नहीं है, नीचे वाला 0 है, मतलब गड़बड़ है, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। फिर ये 0 नहीं है और ये 0 है, तो भाई ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 नहीं है, मतलब 0 आएगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस 0 0 0 तीनों 0 आते हैं। और अगर दोनों के दोनों 0 नहीं है, मतलब बस बढ़िया, यही तो चाहिए था। दोनों के दोनों 0 नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? तो बस ये 4 सिचुएशन आपको याद रखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये याद रख लिए, मामला सेट। क्लियर? चलिए अब इसी पे सवाल सॉल्व करते हैं, आ जाइए। जैसे एक सवाल है, कहता है चेक कीजिए कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी चेक करने बोला, मतलब ये कि देखो सिर्फ एक सिचुएशन में इन नो सोल्यूशन आया था, कौन सा, ये बीच वाला, कि ये 0 है और ये 0 नहीं है। अदरवाइज तो हमेशा ही है कंसिस्टेंट। यहां पे भी इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, बट होगा जरूर। यहां पे भी होगा 0 0 0 और यहां पे तो यूनिक सॉल्यूशन होएगा ही। तो देखो जरा ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होता है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट 0 होता है तो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं, आसान वही है। तो डिटर्मिनेंट बनाओ 1 2 1 1 2 1 2 1 -3 1 2 1 1 2 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो 1 1 और +6 7, फिर -2 -2 2 और 3 5 2 और 3 5, फिर 1 फिर 1 4 और -1 3। तो सॉल्व कर लो, ये हो गया 7 -10 +3, तो 7 + 3 10 -10, आंसर 0 आ रहा है। ओले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, मतलब या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका मतलब अब पूरा सब कुछ डिपेंड कर रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी पे। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 1 2 -3 नहीं, एक मिनट, 2 1 -3 1 2 1 1 2 1। ठीक है, अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा कैसे? तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो सारे वैल्यूज सबका कोफैक्टर पहले बनाओ, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज करो और उसके बाद उसको बी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलिए करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए बनाते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, तो ये तो हो गया 7, सबसे पहला यहाँ पे 7 ला गया। उसके बाद 2 के जगह पे यहाँ पे आया था 5, और 5 इस माइनस के जगह पे है तो -5, और 1 के साथ 3 आया था तो 3 यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा कटा, 2 और -2, ये तो 0 हो गया, खत्म 0। फिर इधर एक मिनट, हाँ 2 -2 इधर, तो ये -6 और -1, -6 -1 -7, तो ये हो गया -7। फिर बीच वाला 1 और -1 0, खत्म हो गया। चलो अब नीचे वाला ऐसा, तो 2 और -2 2 और -2 0, और तेरी ये भी 0 आ गया। इतने सारे 0 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इधर देख, इधर हो गया, इधर देखते हैं ऐसा ऐसा, तो -3 और -2 -3 -2 -5 -5, तो प्लस माइनस, तो ये हो गया +5। और फिर नीचे आते हैं, एक मिनट, सेकेंड रो सेकेंड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, सॉरी, तो यहाँ माइनस होगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो ये लास्ट हो गया, लास्ट हो गया तो 1 और -4, 1 -4 -3, तो -3 रह जाएगा। तो ये हो गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब जैसे ही कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया, अब आपको इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट चाहिए मतलब 7 - 5 3, उधर उधर भेज दो। तो 7
-5 3 0 0 0 और -7 5 -3 -7 5 -3। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास आ गया, इसको क्या करना है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यही है तो एडजॉइंट ऑफ ए। और इसी में जब आप बी मल्टीप्लाई करोगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं इसमें इनटू बी, जब इनटू बी करेंगे तो बी कौन सा होता है, बी हमेशा सॉल्यूशन मैट्रिक्स होता है, तो सॉल्यूशन मतलब ये राइट हैंड साइड वाला, तो इनटू 5 -1 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 प्लस 5 40 40 प्लस 18 58, तो ये आ गया 58। हाँ अब एक मिनट, अच्छा एडजॉइंट ऑफ बी का, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसी का आपने को नॉट जीरो चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब देखो तो ये 58 आ गया, तो 58 तो साफ साफ दिख रहा है ना कि जीरो नहीं है। अब वैसे ही चाहो तो तुम दूसरा निकालो, तो दूसरा वाला जो जीरो आ रहा है 58 और उसके बाद दूसरा वाला जीरो, बट तीसरा वाला फिर जीरो नहीं आएगा, -35 -5 और -18, तो -58। तो ये क्या आया, -58 जीरो -58। ये जीरो तो नहीं है ना, जाहिर सी बात है, ये जीरो है क्या, नहीं है, नॉट जीरो। तो ऊपर वाला नॉट जीरो हो गया और नीचे वाला जीरो हो गया। तो अगर नीचे वाला जीरो हो जाए, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, और ऊपर वाला नॉट जीरो हो जाए, मतलब नो सोल्यूशन। तो चेक कंसिस्टेंसी, क्या ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। तो देखो हेंस यहाँ पे, हेंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट जीरो आया, 58 जीरो -58 हमारा भी यही आया था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया था। समझ गए, तो इसी तरीके से ये सारे सवाल बनाए जाएंगे। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, ये भी सवाल आया हुआ है पहले। सवाल क्या है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व करना है। तो वापस से वही बनाओ डिटर्मिनेंट, तो ए बनाओ सबसे पहले, क्या है 1 1 2 और 3, 1 2 3, फिर -1 -1 2 -1 -1 2, फिर 2 3 -1 2 3 -1, ये हो गया ए। क्लियर है। अब ए आया अपने पास, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही चेक कर लेते हैं, वही आसान है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लो, 1 और -6, -5 1 -6 -5, फिर माइनस माइनस +1 काटो, -2 -9 -2 -9 -11, फिर प्लस का 2 काटो, तो 4 और +3 4 + 3 7। अब ध्यान से देखो, ये -11 -5 -16 और 7 दूनी 14, 14 -16 -2, तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये बात तो पक्की है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो नो सोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट तो है। अब सोल्यूशन होएगा क्या, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, चलिए निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे का, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, वापस वही सेम तरीका, इसको काटा तो यहाँ पे आया था -5, तो सबसे पहले यहाँ बन गया -5, फिर बन गया था यहाँ पे -11, यहाँ पे बना था ना, हाँ तो -11 और नेगेटिव साइन वाला है तो +11, फिर यहाँ के लिए बना था 7, तो 7। ठीक है, आ गया। अब इसको काटो, तो इसको काटे तो आ गया 1 और 1 और -4 -3 और यहाँ पे नेगेटिव वाला है तो +3, फिर बीच वाला तो ये हो गया -1 और ये हो गया -6, -1 -6 -7 -7 और ये -7 ही रह जाएगा। फिर ऐसा तो ये हो गया 2 और +3 5 और माइनस के साथ -5। अब इसको काटे तो -3 और +2 तो -1 है तो -1 ही रह जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 3 - 4 -1 यहाँ पे जाके +1 बन जाएगा। और ये आखिरी तो -1 और +2, -1 +2 तो 1 आ गया, तो 1 ही रह जाएगा। अच्छा, हो सकता है आपको इधर वाला पार्ट थोड़ा सा कट रहा हो, 7 - 5 1 है, तो अगर कट रहा है तो माफ़ी चाहते हैं, ये 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो अब को फैक्टर ऑफ ए बन गया। अब इसका क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। -5 11 7, -5 11 7, 3 - 7 -5, 3 - 7 -5, -1 1 1,
-1 1 1। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? बी के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ। बी कौन? ये 7 12 और आखिरी का 5। 7 12 5 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे लिखते हैं -35 36। 36 और 35 1 1 और -5 -6, नहीं 1 और -5 1 और -5 -4 -4। ठीक, उसके बाद 77 और -84। 77 -84 -7 -7 और 5 -2 और 7 7 49 और -12 25 60। 49 और 60 -11 और प्लस का 5 -11 -6। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को, एक्स हमारा क्या होता था याद करो? तो हमारा एक्स होता था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा ही होता था। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और डिटर्मिनेंट ए कितना आया था? तो याद करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -2, मतलब -2 से आपको डिवाइड करना है। ये यहाँ पे क्या है? -2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है भाई? किसको डिवाइड करना है? तो डिवाइड करना है -4 -2 -6 को। -4 -2 -6, -2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 2 1 और 3। और ये 2 1 3 क्या है? एक्स है। एक्स बोले तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3। तो 2 1 3, देखो 2 1 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कई सारे बच्चे हो सकता है सोचे कि अरे सर ये तो सवाल ऐसे सिंपल, अगर हम सॉल्व करते, दो इक्वेशन को एक बार ले लेते, फिर सॉल्व करते, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, दूसरे में डालते, जेड आ जाता, तो अनडाउटेडली आसानी से आता। लेकिन ये तरीका सीखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा ही जाता है और इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। आप वहां पे बिना मैट्रिक्स से नहीं सॉल्व कर सकते, हेंस ये प्रोसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस निकालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। क्लियर? चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब ये 2x2 का है तो ये मैट्रिक्स मेथड आसान होगा। 2x2 का ऐसे सॉल्व करना भी आसान होता है। तो देखो यार, यहाँ पे क्या बनाओगे तुम? सिंपल है, ए को बनाओगे क्या? 5 7, ये 2 ये 3, बन गया आपका ए। सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट 5 से 15 -14, 15 -14 मतलब 1, ये भी बड़ा सिंपल था। अब आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए भी बड़ा सिंपल होगा, 3 होगा 5 और ये 2 इधर आएगा तो -2 बनेगा और ये 7 उधर जाएगा -7 के साथ। ये बन गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इधर बना लो। एडजॉइंट ऑफ ए में इसको उधर भेज दो, तो 3 -2 -7 और 5। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आप इस एडजॉइंट ऑफ ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बी के साथ, वही होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ये 4 और 5 का मैट्रिक्स, 4 और 5 का मैट्रिक्स कर दो मल्टीप्लाई। तो 3 × 4 12, 12 और -10, 12 - 10 2, फिर -28 और 5 25, 25 - 28 -3। तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, आ गया 2 और -3। इसको डिवाइड करना होता है किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारा 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो x जो हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो होता है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूंकि 1 है तो एज इट इज इसके बराबर आएगा 2 - 3। और ये 2 - 3 किस क्या है? ये है x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आई? 2 और y की वैल्यू क्या आई? -3। देखो 2 और -3, हाँ है भी ये वाला, ये वाली वैल्यू डाल के देख लो। 5 2 = 10 और 3 × -2 तो -6, तो 10 - 6 4, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्लियर है? चलिए जी, अगर क्लियर है तो बढ़िया, बल्ले बल्ले आगे बढ़ते हैं। तो हेंस आंसर गोज 2 और -3। अब आते हैं केस स्टडी सवालों पे। तो केस स्टडी सवालों में क्या है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे कहा जाता है कि मंजीत वांट्स टू ब्ला 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 व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गिव द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। ठीक है, he told that if its length is decreased by 50 and breadth is increased by 50। अच्छा, लेंथ मतलब x मानते हैं, x is decreased by 50
एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50, मतलब वाई जो है वो भी 50 से बढ़ा दिया गया, देन इट्स एरिया विल रिमेन द सेम, मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो ये वापस लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई के बराबर आएगा। ये पहला सिचुएशन कहा गया है। Manjeet wants to donate rectangular plot for land for a school in his village. When he was asked to give the dimension of the plot, he told length is decreased by 50 and breadth is increased by 50, then area will be remaining the same. तो अगर हम लेंथ को घटाते हैं ब्रेथ को बढ़ाते हैं तो भी एरिया सेम रहेगा, ठीक। और दूसरा सिचुएशन इसने ये किया कि बट इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10, अगर लेंथ को 10 से घटाओ एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20 और ब्रेथ को 20 से घटाओ, देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ओरिजिनल कितना था एक्स वाई, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ तो यही होता है, ये 5300 से घट जाएगा। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन दो अननोन है, तो पहला तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला इक्वेशन बनाए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई और ये एक्स वाई तो पहले ही कट गए, फिर x इंटू 50 और -50 इंटू वाई -50y, तो 50x माइनस 50y और -2500 उधर जाके प्लस 2500, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे x आएगा और -y आएगा इक्वल्स टू 50 आएगा। मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाओ भाग कर लेना, आंसर आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, ठीक है, ये पहला आया। अब या वही सेम चीज यहाँ पे करना है, -20 -10, तो -10 कॉमन आ जाएगा और 200 का प्लस उधर जाके -5500 एक्स वाई कट जाएगा, 10 से 550, तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 550, ये बनेगा दूसरा इक्वेशन। तो बना 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 550 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 550, ये दूसरा इक्वेशन बना, और पहला बना x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, ये पहला ये दूसरा। तो हमसे क्या बोला, द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y आर, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, 2x माइनस वाई नहीं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, बिल्कुल सही, ये दूसरा वाला सही है। तो अगर ये वाला हमारा पहला सवाल बन गया, यही हमसे पूछा ही था तो हमने निकाल लिया। अब आगे चल के जनरली ऐसे सवालों में क्या होता है कि आगे x और y की वैल्यू पूछते हैं, वो भी निकाल ही लो। और यहाँ पे मैट्रिक्स बोला नहीं है, चैप्टर मैट्रिक्स है बट बोला नहीं है, तो बोला नहीं है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यूज। और ऐसे भी ये MCQ फॉर्मेट है, तो पूछा नहीं जाएगा किस मेथड से किया। दोनों को ऐड कर दो, वाई वाई कट गया, 2x x 3x हो गया, 550 50 600 हो गया, x की वैल्यू 200 हो गई, x की वैल्यू 200 यहां डाल दो 400, y की वैल्यू 150 आ गई, तो x 200 y 150 आंसर आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, Which of the following matrix equation is represented by the above data? above data से, अच्छा इस डेटा से क्या मिलता है, तो 1 2 -1 1 1 2 -1 1, हाँ यही दिखता है बिल्कुल। पहला वाला 50 था, दूसरा वाला 550 था, बिल्कुल सही है। तो यही वाला पहला वाला डेटा दिखता है, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ x हमारा 200 आया था, हाँ x हमारा 200 आया था, C। फिर आगे y की वैल्यू पूछी जाएगी, द एरिया ऑफ, नहीं अभी एरिया पूछा गया, तो x हमारा 200 था और y हमारा 150 था, 150 और 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूनी 30 और 3 जीरो, 30 और 3 जीरो ये 30,000 मीटर स्क्वायर। कितना आसान है समझ रहे हो? तो हेंस वी हैव गॉट 30,000 मीटर स्क्वायर का एरिया एंड दैट इज द फाइनल आंसर, 200 और 150, बल्ले बल्ले। क्लियर है जी? चलिए क्लियर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने आज के सेशन में आपको इनवर्स पूरा समझाया है, इनवर्स से कैसे निकालते हैं इनवर्स को ये बताया है। हालांकि सिर्फ एक दो सवाल बताने से आपका पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जब ये सेम सवाल आप एग्जाम में देखेंगे तो आप फंस जाएंगे, और ये ना हो इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। पहला ये। दूसरा, मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सवाल बताए, 2-3 बताए, बट 2-3 के अलावा भी और सवाल आएंगे। हालांकि टाइप नहीं बदलेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये दोनों सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा घर पे, और कोई भी दिक्कत हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है? तो आज का ये सेशन यहीं तक था, समाप्त करते हैं इसको। इस सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और JEE का एक सेशन होगा डिटर्मिनेंट पे रिलेटेड, तो डिटर्मिनेंट से JEE वाला जो सेशन है उसके लिए इंतजार कीजिएगा, वो अगले सेशन में आएगा।
जो बच्चा इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना, सारे वीडियो एक साथ चल जाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।